हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम अपने इतिहास की क्लास में अध्याय 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। ये एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। इसमें हम ये जानेंगे कि उस समय यानी मध्ययुगीन भारत में कैसे नए नए राजवंश या कहिए डायनेस्टीज सामने आए और उन्होंने अपने राज्यों को कैसे चलाया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नए राजवंश आए कहाँ से। फिर हम देखेंगे कि इन राज्यों में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। उसके बाद हम प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के बारे में जानेंगे। ये क्या होते हैं मैं सब समझाऊंगा। फिर देखेंगे कि उस दौर में इतने युद्ध क्यों होते थे, खासकर धन दौलत के लिए। और आखिर में हम चोल राजवंश पर एक नज़दीकी नज़र डालेंगे, उनके शानदार मंदिरों और उनकी सिंचाई की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। देखिए 7वीं शताब्दी के बाद ना हमारे उपमहाद्वीप में कई नए राजवंश उभर कर सामने आए। ये एक उस समय के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। इस समय को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस मानचित्र को देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें उस वक्त की कुछ महत्वपूर्ण डायनेस्टीज दिखाई गई हैं। देखिए यहाँ ये है गुर्जर प्रतिहार, फिर है राष्ट्रकूट, यहाँ पाल और नीचे दक्षिण में चोल, और ये देखिए चाहमान, जिन्हें हम बाद में चौहान के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में ये सभी राज कर रहे थे। अच्छा, अब एक नया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, सामंत। ये सामंत कौन थे? ये आप समझ सकते हैं बड़े जमींदार या शक्तिशाली योद्धा सरदार होते थे जो राजा के अधीन काम करते थे। उनका काम क्या था? राजा उनसे उम्मीद करते थे कि वह उनके लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर हों और जब भी जरूरत पड़े सैन्य सहायता यानी सेना से मदद करें। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसे जैसे इन सामंतों के पास शक्ति और धन बढ़ता जाता था, वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर कहने लगते थे। महामंडलेश्वर का मतलब है पूरे मंडल या क्षेत्र का महान स्वामी। और कभी कभी तो ये इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने राजा से ही आजाद होने का दावा कर देते थे। सोच सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रकूट, जो दक्कन क्षेत्र में थे। पता है, शुरू में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, मतलब उनके सामंत थे। फिर 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग नाम के एक राष्ट्रकूट प्रधान ने अपने चालुक्य स्वामी को हरा दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और राष्ट्रकूट इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने कला और वास्तुकला में भी कमाल का काम किया। जैसे ये जो मूर्तिकला आप अभी देख रहे हैं, ये एलोरा की गुफा 15 से है। ये राष्ट्रकूट काल का ही काम है। कितना शानदार है ना। इसमें भगवान विष्णु को नरसिंह यानी पुरुष सिंह अवतार में दिखाया गया है। ये उनकी शक्ति और धन का एक बेहतरीन सबूत है। तो ठीक है, नए राज्य तो बन गए, लेकिन अब सवाल ये है कि इन राज्यों में प्रशासन यानी शासन चलता कैसे था। आइए अब इसको समझते हैं। जो नए राजा बने, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां अपनाई, जैसे महाराजाधिराज, इसका मतलब है राजाओं का भी राजा, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी तीनों लोकों का स्वामी। काफी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी उपाधियों के बावजूद सच्चाई ये थी कि उन्हें अपनी सत्ता अक्सर अपने सामंतों और यहां तक कि किसानों और व्यापारियों के संगठनों के साथ भी साझा करनी पड़ती थी। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सुनिए। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में पता है कितने तरह के करों का जिक्र है? 400 से भी ज्यादा। सोच सकते हैं, 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स। इन 400 से ज्यादा करों में से 2 का जिक्र बार बार मिलता है। एक था वेट्टी, ये कर नकद में नहीं बल्कि जबरदस्ती श्रम यानी जबरदस्ती काम करवा कर लिया जाता था। और दूसरा था कदमाई, जो कि सीधा सीधा भू राजस्व यानी जमीन पर लगने वाला कर था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और प्रशस्तियों के बारे में जानते हैं। प्रशस्तियां क्या थीं? ये असल में ऐसी रचनाएं होती थीं जो राजाओं की तारीफ में लिखी जाती थी। इन्हें अक्सर विद्वान ब्राह्मण लिखते थे। अब ये जरूरी नहीं कि इनमें लिखी हर बात सच हो, लेकिन इनसे हमें ये जरूर पता चलता है कि उस वक्त के राजा खुद को लोगों के सामने कैसा दिखाना चाहते थे, एकदम शक्तिशाली और अच्छा। इन प्रशस्तियों में राजाओं को एकदम बहादुर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाया जाता था। एक उदाहरण देखते हैं। ग्वालियर में एक प्रशस्ति मिली है जिसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के बारे में लिखा है। पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा तो उनके सामने तभी हार गए थे जब वो सिर्फ एक राजकुमार थे। देखा कैसे बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता।
तो जो ब्राह्मण ये प्रशस्तियां लिखते थे, राजा उन्हें इनाम भी तो देते होंगे ना? तो राजा अक्सर उन्हें भूमि अनुदान यानी जमीन का अनुदान देकर पुरस्कृत करते थे। अब इसका रिकॉर्ड कैसे रखते थे? ये देखिए, इस तस्वीर में ये तांबे की प्लेटें हैं। इन्हीं पर ये भूमि अनुदान रिकॉर्ड किए जाते थे। ये एक तरह से आधिकारिक दस्तावेज होता था जिस पर राजा की मुहर लगी होती थी, ताकि ये पता चले कि ये असली है। अच्छा, एक चीज जो उस दौर में बहुत आम थी वो थी युद्ध। ये सारी डायनेस्टीज आपस में लगातार लड़ती रहती थीं। इसका एक बड़ा कारण था धन दौलत और कीमती क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करना। और एक क्षेत्र था जिस पर सबकी नजर थी। ये था गंगा घाटी में कन्नौज शहर। इस एक शहर पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों राजवंशों के बीच सदियों तक लड़ाई चली। क्योंकि इस लड़ाई में 3 पक्ष शामिल थे, इसलिए इतिहासकार इस लंबी लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रि यानी 3। उस समय के राजा अपनी शक्ति और धन दिखाने के लिए बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाते थे। और यही वजह थी कि जब एक राजा दूसरे पर हमला करता तो वह अक्सर इन्हीं मंदिरों को निशाना बनाता था। क्यों? क्योंकि इन मंदिरों में बहुत धन दौलत होती थी। इसका एक बहुत जाना माना उदाहरण है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जिसने भारत के अमीर मंदिरों, खासकर सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया और यहां से बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया। चलिए, अब हम इन सभी राजवंशों में से एक पर, जो कि उस दौर के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था, थोड़ा विस्तार से नजर डालते हैं। हम बात करेंगे चोल वंश की। ये मानचित्र देखिए, ये चोल साम्राज्य और उसके आसपास के इलाकों को दिखाता है। तो ये चोल सत्ता में आए कैसे? देखिए, कावेरी नदी के डेल्टा में मुट्टीरेयार नाम के एक छोटे से मुखिया परिवार का शासन था। फिर 9वीं सदी के मध्य में चोलवंशी विजयालय ने इन मुट्टीरेयारों को हरा दिया, उस डेल्टा पर कब्जा किया और वहां तंजावुर शहर बनवाया। अब हम चोलों की 2 सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करेंगे। पहला, उनके शानदार मंदिर, और दूसरा, उनकी उन्नत सिंचाई प्रणाली। यही 2 चीजें उनकी शक्ति और संस्कृति का आधार बनी। राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम जैसे महान चोल राजाओं ने तंजावुर और गंगईकोंड-चोलपुरम में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये उस समय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। इसके अलावा चोल काल में जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थीं, वो तो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। उनकी कारीगरी लाजवाब थी। मैंने अभी सिंचाई की बात की थी ना, तो चोल साम्राज्य इतना अमीर और समृद्ध इसलिए था क्योंकि उनकी कृषि बहुत अच्छी थी, खासकर कावेरी डेल्टा में चावल की खेती। और ये सब मुमकिन हुआ उनकी बेहतरीन सिंचाई तकनीकों की वजह से। ये तस्वीर देखिए, ये तमिलनाडु में 9वीं सदी का एक स्लुइस गेट है। स्लुइस गेट क्या होता है? ये एक तरह का दरवाजा होता है जिससे एक जलाशय से निकलने वाले पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता था, ताकि पानी नहरों के जरिए खेतों तक ठीक से पहुंचे। ये चोल काल की उन्नत इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन का एक ठोस सबूत है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का अध्याय। हमने एडुटेकन की इस क्लास में समझा कि कैसे नए राजवंश बने, उनका प्रशासन कैसे चलता था और खासकर चोलों की क्या क्या उपलब्धियां थी। अब क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर सोचना जरूर। सवाल यह है कि इन क्षेत्रीय राज्यों का बनना और उनका मंदिरों और सिंचाई पर इतना ध्यान देना, ये सब हमें मध्ययुगीन भारत के जीवन के बारे में क्या बताता है? इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। चलिए, अब आप लोग रिवीजन की